जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक मैं आपको दिल्ली सल्तनत तक लगभग पढ़ा चुका हूँ। ठीक। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी राजवंश, और लोधी राजवंश में अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मैंने पीछे के क्लास में आपको बताया। ठीक। और अब तक मैं जितने भी राजाओं के बारे में आपको बताया है, अब मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा कि जो जो इन राजाओं से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ये भी उन राजाओं के लगभग बराबर ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्या नाम है उनका? अच्छा, उनको तोताए हिंद कहा जाता है। उनको उन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक। क्या नाम है उनका? अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। तो आइए हम इनको थोड़ा समझते हैं क्या है। तो मैंने लिखा जैसा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो या अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो या अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनका नाम क्या था? अमीर खुसरो या अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सभी राजा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उनसे भी ज्यादा है महत्वपूर्ण, उन राजाओं से भी ज्यादा। ठीक। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली ग्राम में। पटियाली एटा में है, और एटा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो पटियाली ग्राम एटा। अच्छा, अब अब ये पटियाली वर्तमान में कहाँ चला गया है? कासगंज जिले में। कासगंज जब अलग बना, यूपी में एटा से अलग हुआ, तो ये किसमें पटियाली चला गया है? कासगंज। तो वर्तमान कासगंज में है पटियाली ग्राम, और पहले किसमें था? एटा में था। तो ये इसको नहीं दिमाग में आपको रखना, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादातर आपको पटियाली एटा ऐसे ही हर पुस्तकों में लिखा मिलेगा। ठीक। अच्छा, अब आगे आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था? 1253 या 1252। अब दो इतिहासकार हैं, अब दोनों ही बड़े जबरदस्त विद्वान हैं, दोनों ही बड़े जबरदस्त इतिहासकार हैं। एक ने दिया है 1253, एक ने दिया है 1252। अब एग्जाम में आपसे अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले आप किसको टिक करेंगे? फर्स्ट, ये सेकंड। तो हालांकि एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही आएगा, सामान्यतः एग्जाम में केवल एक ही इसमें से देता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर दो आ गया तो 1253 को आप टिक करेंगे। ठीक। तो जन्म इनका 1253 या 1252 में हुआ था। इनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल, 7 सुल्तान, ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो 7 सुल्तानों के काल तक रहे। जैसे बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक का एक काल इन्होंने देखा है। ठीक। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने 3 भाषाओं पर नियंत्रण स्थापित किया था, फारसी, उर्दू और हिंदी। यानी कि तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखा, फारसी में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी लिखा, इसीलिए इनको 3 भाषाओं पर नियंत्रण स्थापित माना जाता है। ठीक। खड़ी बोली के जनक भी यही है भाई, ये आप दिमाग में एकदम रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो ही हैं। अच्छा, ये पहले मुसलमान थे, ये पहले मुसलमान थे जो अपने आप को गर्व से भारतीय कहते थे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहले मुसलमान जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा अपने आप को? कि मैं गर्व से भारतीय हूं, और हिंदी में लिखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक नई फारसी काव्य शैली इन्होंने विकसित किया, उत्पन्न किया, जिसको हम क्या कहते हैं? सबके हिंद या हिंदुस्तानी शैली के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक। कई रागों के जनक, बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, कई राजों के जनक, जैसे ईमान, जिल्फ, साजगरी। तो कई राजों के जनक भी इनको कहा जाता है।
तबले का प्रचलन भी इन्होंने ही किया, कव्वाली का प्रचलन भी इन्होंने ही किया। देखिए क्या क्या ये कर रहे हैं, बहुत चीजों को इन्होंने प्रचलन में लाया। अच्छा, जो सितार का प्रचलन है भारत में, ये भी किसकी देन है? अमीर खुसरो की। अच्छा, सितार बना कैसे है? भारतीय बीड़ा और ईरानी तंबूरा। अब जाके यूट्यूब पे देखिएगा, भारतीय ईरानी तंबूरा और भारतीय बीड़ा दोनों का मिक्स है क्या? सितार। तो सितार का भी प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को। अच्छा, इनके कुछ प्रमुख साहित्य हैं या प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मिफ्ता उल फुतू, खजाइन फुतू, किरान उस्सादेन, इस्किया, नूह सिपहर, तुगलकनामा, तारीख दिल्ली, ये सारी पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको कैसे याद करेंगे, जैसे ये तारीख अलाई है, जैसे खजाइन फुतू को तारीख अलाई भी कहते हैं। तारीख अलाई, अलाई से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि यह पुस्तक किसके संबंध में है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में है। अब मैं बोलूं कि अलाई दरवाजा किससे संबंधित, तो वो भी जहां जहां अलाई मिलेगा वहां अलाउद्दीन खिलजी आपको लाना है। ठीक। अच्छा, इन पुस्तकों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे जैसे इन्हीं पुस्तकों में से कुछ देगा, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है? अब तीन इनकी डाल देगा, एक दूसरी डाल देगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है इनकी पुस्तक, उसमें एक इनकी डालेगा, तीन बाहरी डाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में जब आप जाएंगे इसको आप एक बार देख देख लेंगे जाएंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लीजिएगा इन पुस्तकों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 सुल्तानों का काल देखे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी राजा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ कि कल्चर वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब नहीं ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, जिस युद्ध का भारतीय इतिहास पे कुछ असर हुआ है, कुछ व्यापक असर हुआ है, उस युद्ध से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पानीपत का प्रथम, तो पानीपत के प्रथम से दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य ही मतलब बदल गया। मुगल आ गए, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध क्या है? महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार द्वितीय युद्ध है, इसी प्रकार तृतीय युद्ध है। ठीक, तो वही युद्ध महत्वपूर्ण है जो इतिहास पे व्यापक असर डाले हैं। बाकी कल्चर की चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार मैं ये चीजें कहता हूँ, मैं कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट के बारे में आपको नहीं बताता हूँ। मुझे भी आता है कहानी सुनाना, मैं भी चाहता तो आपको उठाता और एक आमिर खुसरो की पूरी कहानी बता डालता, कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन उस कहानी से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन आएंगे उनके इस जो इन्होंने ये सब क्रिया, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको पढ़िए, फालतू की चीजों में समय वेस्ट मत करिए। ठीक है, तो ये हो गए अमीर खुसरो, इसको आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये फैक्चुअल टाइप है, इसको थोड़ा आप याद भी करेंगे। ठीक, इसमें देखिए कई चीजों के ये जनक हैं, कव्वाली के, तबले के, कई चीज, सितार के, कई चीजों के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हम दिल्ली सल्तनत तक समाप्त कर चुके हैं। ठीक, अब दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर मारकर मुगल वंश की नींव रखता है। लेकिन अभी हम मुगल वंश के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक से कुछ ऐसे राज्य स्वतंत्र होना चालू, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, विघटन होना चालू हो गया। तो जैसे जैसे विघटन होगा वैसे वैसे नए नए राज्य आएंगे। कुछ तो पुराने थे वो स्वतंत्र हो गए, कुछ नए राज्य भी आएंगे। तो अब हम उन प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जो राजवंश आएंगे दिल्ली सल्तनत में, जब मोहम्मद बिन तुगलक से विघटन से होते हुए जो नए नए प्रांतीय राजवंश उत्पन्न हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। जब उन प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी में आ जाएगा सूफी आंदोलन, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बाद हम आएंगे मुगल काल पे। ठीक है,
तो अब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे कि प्रांतीय राजवंशों की रूपरेखा, कैसे कैसे कौन कौन प्रांतीय राजवंश थे, उत्तर भारत में कौन थे, दक्षिण भारत में कौन थे, कैसे हम उसको देखेंगे, कैसे कैसे आए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।